स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एपीमराइजेशन, एपीमरीकरण। ऐसे डायस्टीरियोमर्स जो केवल एक एसिमेट्रिक कार्बन पर विन्यास में भिन्न होते हैं उन्हें हम एपीमर कहते हैं। फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज और डी मैनोज दोनों C2 पर विन्यास में या कॉन्फ़िगरेशन में भिन्न है तो इन्हें C2 एपीमर कहते हैं। और डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज C4 कार्बन पर विन्यास में भिन्न है तो इन्हें हम C4 एपीमर कहते हैं। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, डी ग्लूकोज और डी मैनोज इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो C2 कार्बन एटम पर अलग अलग है और डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज में C4 कार्बन एटम पर इनका विन्यास अलग अलग है। अतः दो या दो से अधिक एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु युक्त किसी मोनोसेक्राइड के एक एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु के विन्यास में जो परिवर्तन होता है उसे हम एपीमराइजेशन कहते हैं। एक एपीमर का दूसरे एपीमर में कन्वर्जन। इसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं डी ग्लूकोज का डी मैनोज में परिवर्तन। कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज एक दूसरे के C2 एपीमर हैं। डी ग्लूकोज को इसके C2 एपीमर डी मैनोज में हम इस मेथड के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि डी ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। दिस एल्डिहाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप और डी ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। सेकेंड स्टेप में डी ग्लूकोनिक अम्ल को जब पिरिडीन के साथ गर्म करते हैं तो वह अपने एपीमर डी मैनोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहता है। और ये दोनों ही आइसोमर समान होते हैं, केवल C2 पर इनका विन्यास डिफरेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप में डी मैनोनिक अम्ल को जब गर्म करते हैं तो यह लैक्टोन बनाता है, गामा लैक्टोन में कन्वर्ट हो जाता है और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, ये मैनोलैक्टोन बनाएगा जिसका रिडक्शन करने पर सोडियम एमलगम के साथ अपचयन करने पर वह डी मैनोज में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि डी ग्लूकोज को डी मैनोज में किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लेते हैं डी ग्लूकोज का डी मैनोज व डी फ्रक्टोज में समावयवीकरण। इस अभिक्रिया को हम लॉब्रे डी ब्राइन वॉन एंकिस्टिन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। कि एल्डोज व कीटोज तनुसारों के साथ क्रिया करके किसी दूसरे एल्डोज व कीटोज का एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनाते हैं और यह रूपांतरण लॉब्रे डी ब्राइन वॉन एंकिस्टिन रीअरेंजमेंट कहलाता है। इस रीअरेंजमेंट में ग्लूकोज की अभिक्रिया सबसे पहले डाइल्यूट बेस के साथ की जाती है तो ग्लूकोज का डी पुनर्विन्यास हो जाता है और जिसके फलस्वरूप डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज और डी मैनोज का एक साम्य मिश्रण बनाता है। इसी प्रकार समान परिस्थितियों में डी फ्रक्टोज व डी मैनोज से भी साम्य मिश्रण प्राप्त किया जा सकता है। अब इस रीअरेंजमेंट के दौरान दो प्रकार के कन्वर्जन होते हैं। एक डी ग्लूकोज का इनोलेट आयन में और दूसरा डी ग्लूकोज का इन डाइऑल इंटरमीडिएट के द्वारा डी फ्रक्टोज में रूपांतरण। तो फर्स्ट हम लेते हैं डी ग्लूकोज का इनोलेट आयन के द्वारा डी मैनोज में एपीमरीकरण। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि कार्बोनिल समूह के सापेक्ष
जो अल्फा कार्बन होता है उस पर उपस्थित हाइड्रोजन का प्रोटॉन के रूप में रिमूवल होता है, जिससे इनोलेट आयन बनता है। ये दिस वन इज़ अल्फा कार्बन। और एक हाइड्रोजन आयन के प्रोटॉन के रिमूवल के द्वारा इनोलेट आयन बनता है, और ये इनोलेट आयन इसके इस स्ट्रक्चर के साथ रेजोनेंस में अनुनादी संरचना बनाता है। अब इस इनोलेट आयन में C2 एसिमेट्रिक नहीं होता है। इस इनोलेट आयन का किसी भी तरफ से प्रोटोनेशन हो सकता है। तो अगर प्रोटोनेशन इस डायरेक्शन में होता है तो डी मैनोज बनता है, और अगर प्रोटोनेशन यहाँ से होता है तो डी ग्लूकोज बनता है। तो इस तरह से इस इनोलेट आयन का डी मैनोज या डी ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है। इसी प्रकार C2 पर प्रोटॉन के रिमूवल से जो इनोलेट आयन बना है, उस इनोलेट आयन के C1 ऑक्सीजन पर अगर पुनः प्रोटोनेशन बनता है तो इन डाइऑल आयन बनेगा। दिस वन C डबल बॉन्ड C OH CH OH। और इस इन डाइऑल के C2 ऑक्सीजन से प्रोटॉन का निष्कासन होता है, और C1 पर पुनः प्रोटोनेशन से डी फ्रक्टोज बनता है। इस इन डाइऑल पे फिर प्रोटॉन का ये रिमूवल हो रहा है इस दिस प्रोटॉन का, जिससे ये आयन बनेगा, और इसके ऊपर वापस प्रोटॉन के प्रोटोनेशन से डी फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डी ग्लूकोज का डी फ्रक्टोज या डी मैनोज में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। तो डी ग्लूकोज की ये जो स्ट्रक्चर है वो है ओपन चेन स्ट्रक्चर। इससे हम ज़्यादातर रासायनिक अभिक्रियाओं को तो समझा सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ अभिक्रियाएं इस स्ट्रक्चर को फेवर नहीं करती हैं। जैसे डी ग्लूकोज एल्डिहाइड समूह की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं नहीं देता है। डी ग्लूकोज शिफ अभिकर्मक के साथ पिंक कलर नहीं देता है। यह अमोनिया और सोडियम सल्फाइड के साथ भी योगा उत्पाद नहीं बनाता है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि डी ग्लूकोज में CHO समूह इन अभिक्रियाओं के लिए पूर्णतः मुक्त नहीं है। साथ ही डी ग्लूकोज के भौतिक गुणों से ये पता चलता है कि यह 2 क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 146 डिग्री सेल्सियस, जबकि बीटा डी ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 150 डिग्री सेल्सियस है। और इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो होता है +112.2 डिग्री और +18.7 डिग्री। और ये दोनों ही क्रिस्टलीय फॉर्म म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। इसी प्रकार डी ग्लूकोज की मिथाइल अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो 2 अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोसाइड और बीटा डी ग्लूकोसाइड, जिनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 165 डिग्री सेल्सियस और 107 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक रोटेशन होता है +15 डिग्री और 33 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ये शो करती है कि डी ग्लूकोज केवल ओपन चेन स्ट्रक्चर में ही नहीं पाया जाता, बल्कि साइक्लिक स्ट्रक्चर चक्रीय संरचना भी प्रदर्शित करता है, और उसकी जो ये अभिक्रियाएं हैं वो चक्रीय संरचना के द्वारा ही समझाई जा सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। थैंक यू।